Morning students, welcome on the YouTube channel of Bhagwan Das Todi College, Lakshmangarh. Today we will discuss about the transport of carbon dioxide in blood. जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में रेस्पिरेशन के चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है लंग से किस तरीके से एंटर होकर के लंग से एल्वोलाई में आती है, यानी लंग्स की जो यूनिट है एल्वोलाई, उसमें एंटर होने के बाद फिर एल्वोलाई से कैसे वो किस में आती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आती है, और फिर ब्लड कैपिलरीज में एंटर होने के बाद आरबीसी से किस प्रकार से आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से अटैच होकर के टिश्यू तक जाती है। तो हमने ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचाया था, टिश्यू तक पहुँचाया था, जहाँ टिश्यू की सरफेस पे ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया था, ऑक्सीडेशन हो गया था, और ऑक्सीडेशन के दौरान वहाँ पे टिश्यू पे क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। अब हमें उसी रूट से, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, वापस उसी रूट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आना है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम इसमें यही बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू की सरफेस पे हमने बनाई थी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हुए, यानी ब्लड कैपिलरीज में से आने के बाद किस तरीके से फेफड़ों की सरफेस पर पहुंचती है, और फेफड़ों के द्वारा सरफेस पर पहुंचने के बाद ये वापस हमारे नेसल पेजेस से शरीर के द्वारा, शरीर से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन। तो रेस्पिरेशन में हम यही पढ़ते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। तो ऑक्सीजन तो हमने इनटेक कर ली और ऑक्सीजन को अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया, और वहाँ पे उसका जो यूटिलाइजेशन था वो हो गया। लेकिन वहाँ जो CO2 प्रोड्यूस हुई है उसे अब हम शरीर से किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलेगी, आज इसी के बारे में अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ इस प्रकार से सपोज करो कि ये टिश्यू की सरफेस है, ये क्या है, टिश्यू सरफेस, जहां पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये क्या है, टिश्यू सरफेस। ठीक है, इस टिश्यू सरफेस पर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, मतलब C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना था हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। ये जो हमारी रिएक्शन थी, अब हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना है कहाँ तक, यहाँ तक लेकर के आना है। यानी कि मान लीजिए कि ये क्या है, लंग्स की सरफेस है, ये लंग्स की सरफेस, इस तरीके से, और हम जानते हैं कि लंग्स के अंदर जो इसकी यूनिट है जिसको हम कहते हैं एल्वोलाई, एल्वोलाई में डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ही ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर करेगी लंग्स के अंदर। तो हमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, इसको कहाँ तक लेके जाना है, लंग्स तक लेके जाना है, और लंग्स की सरफेस से ये कहाँ निकल जाएगी, नेसल पैसेज के द्वारा यहाँ से इस तरीके से ये एयर, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो हमें यही समझना है आज कि किस प्रकार से ये प्रोसेस होगा। और बीच में क्या पाया जाता है, आपको मालूम ही है, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था आपको ये सभी चीज़ें, कि लंग्स की सरफेस, टिश्यू की सरफेस, और इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है,
ब्लड पाया जाता है या ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी होती है इस तरीके से। ये आरबीसी है हमारी जो कहाँ पाई जा रही है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। और ये वाला क्या सारा दिखाई दे रहा है जो ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है, आरबीसी की मेम्ब्रेन ये दिखाई दे रही है हमें। सपोज करो कि ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है। पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे CO2 इस तरफ जाएगी लंग्स में। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि दोनों के बीच में, टिश्यू सरफेस और लंग्स के बीच में क्या पाया जाता है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर हम जानते हैं जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें क्या होता है कि जो वाटरी सब्सटेंस होता है, जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, और उसमें सेल्स पाई जाती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ रोल किसका है, आरबीसी का रोल है, ये हमने बताया। ये क्या है, प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा। और ये क्या चीज है, आरबीसी। ठीक है, अब हमें आज ये पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस रूप में ट्रांसफर हो सकती है। तो पहले देखिए, आपको बता दें, नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड 3 रूपों में या 3 टाइप से क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। मतलब कि टिश्यू सरफेस से लंग्स तक जो है 3 प्रकार से ये आ सकती है, जिसमें एक होता है सबसे पहले डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस टिश्यू सरफेस से ब्लड कैपिलरीज में एंटर करेगी विस्तरण विधि के द्वारा, है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन पर भी डिपेंड करता है। तो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें एंटर हो जाती है टिश्यू से, कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाती है। एंटर होने के बाद ये जो ब्लड प्लाज्मा आप देख रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और वाटर के अलावा प्लाज्मा में हम जानते हैं और क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जिनको ब्लड प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, क्लोटिंग में भी हेल्पफुल है। तो ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा में वाटर के अलावा प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, डिसॉल्व्ड CO2 का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके वाटर से जुड़ जाएगी और क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 बनाएगी। और ये H2CO3 यहाँ तक पहुँच जाएगा और यहाँ पे आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लंग्स के अंदर, लंग्स की सरफेस में एंटर कर जाएगी डिफ्यूजन मेथड से और वापस इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। तो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो पाता है, ट्रांसफर होता है। तो ये अभी मैं तीनों रूट आपको बताऊंगा, जिसमें हम एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बता रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट टिश्यू की सरफेस से लंग्स तक कैसे होगा, यानी शरीर से बाहर कैसे निकलेगी नेसल पैसेज के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी के तहत हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का पहला टाइप क्या हो सकता है निकलने का, बाहर निकलने का, ये वाटर के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या कार्बोनिक एसिड के रूप में ये क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। दूसरा जो प्रकार है जिसको हम कहते हैं कार्बो एमिनो कंपाउंड के रूप में। कार्बो एमिनो कंपाउंड का मतलब क्या है, कार्बो एमिनो कंपाउंड का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी का, आरबीसी के हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है।
और इसके कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब अटैच होती है तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन और हीम से मिलकर के बना हुआ है और जो ऑक्सीजन को ले जाने का भी कार्य करता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन पाया जा रहा है इसमें आरबीसी में, इसके साथ या इसके एमिनो ग्रुप से ये अटैच हो जाती है, इसलिए इसको एक प्रकार का कंपाउंड बना देती है, कार्बो एमिनो कंपाउंड। तो कार्बो एमिनो कंपाउंड के रूप में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के भी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बो एमिनो कंपाउंड। और जो तीसरा, इस कार्बो एमिनो कंपाउंड के रूप में कितना परसेंट होता है, 23%। यानी कि 23% कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है यहां से यहां तक, वो किस रूप में पाया जाता है, कार्बो एमिनो कंपाउंड के रूप में। और तीसरा हमारा जो है सबसे मुख्य प्रकार का या अधिकतम मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस रूप में होता है, कार्बोनेट के रूप में। कार्बोनेट फॉर्म। अब ये कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में 70%, यानी 23 ये हो गया, 7 ये हो गया, तो बचा कितना, 70%। 70% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर होता है वो कार्बोनेट की या बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर होता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर। ठीक है ना। तो हमें यही पढ़ना है आज कि ये जो तीनों टाइप्स हैं या तीनों प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे टिश्यू की सरफेस से लंग्स तक पहुंचेगी। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से अपना जो ये है तीनों प्रोसेस जो हैं, अपने तीनों जो पाथ हैं, रूट हैं, वो तीनों हमारे क्लियर हो जाएंगे। जिसमें आप जानते हैं कि जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हुई थी ब्लड में। तो ऑक्सीजन कहाँ से आई थी, लंग्स से आई थी, और लंग्स से यानी कि यहाँ से नेसल पैसेज आपके नाक के द्वारा बॉडी के अंदर एंटर हुई, फिर लंग्स में आ गई, और फेफड़ों की यूनिट होती है एल्वोलाई, एल्वोलाई से किस में एंटर कर गई, यानी ये जो आप लंग्स की सरफेस देख रहे हो इससे फिर ये किस में एंटर कर गई, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, रुधिर वाहिनियाँ हैं, और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप प्लाज्मा है, और बीच में क्या है, आरबीसी। तो ऑक्सीजन क्या है, इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा अटैच होकर के कहाँ तक पहुँच गई थी, यहाँ तक पहुँच गई थी टिश्यू की सरफेस पर, और टिश्यू की सरफेस पर जाकर के उसका ऑक्सीडेशन हो गया था, जहाँ पे क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें वापस कहाँ लाना है, फेफड़ों पर लाना है, और फेफड़ों से यहाँ पे इस प्रकार से बॉडी से बाहर रिलीज करना है। सो ये 3 टाइप मैंने आपको बताए हैं, इस 3 प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हमारा पहला टाइप, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। ये आप देख रहे हैं टिश्यू सरफेस, यहाँ पे क्या कंडीशन चाहिए, यानी इस टिश्यू की सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड को इस ब्लड कैपिलरीज में एंटर होने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है। एक तो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड के, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, ये यहाँ पर एंटर कर जाएगी इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर। दूसरा, ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, आंशिक दाब कम होना चाहिए, तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ इसके अंदर एंटर कर जाती है। चलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें एंटर करा दिया, सपोज करो कि ये CO2 एंटर कर गई अंदर टिश्यू की सरफेस से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया कि किसके साथ जुड़ेगी, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले किससे जुड़ेगी, वाटर से जुड़ेगी, और जब पानी के साथ ये जुड़ेगी तो क्या बनाएगी, H2CO3। ये H2CO3 जो है ये क्या कहलाता है, कार्बोनिक एसिड। क्या कहलाता है ये, कार्बोनिक एसिड। तो ये जो H2CO3 या कार्बोनिक एसिड है, इस कार्बोनिक एसिड के रूप में मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड 7% यहाँ से यहाँ तक लंग्स तक चली जाएगी, यानी 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है, कार्बोनिक एसिड के रूप में होता है। और ये कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं रहता,
और ये कभी कभी HIN प्लस HCO3 माइनस, इस तरह से कार्बोनेट आयन के अंदर क्या हो जाता है, कार्बोनिक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, कार्बोनेट आयन में ये डिसोसिएट हो जाता है HIN और HCO3 में, स्टेबल नहीं रह पाता ये। तो ये हमने जो बताया ये कौन सा टाइप है, पहले वाला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का डिसॉल्व होकर के वाटर के साथ किस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक इसका परिवहन होता है। फिर यहाँ पे इस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, लंग्स की एल्वोलाई के अंदर डिफ्यूजन मेथड से एंटर हो जाती है। ये हमने बताया पहला टाइप। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन आपको बताई कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीम और ग्लोबिन से मिलकर के बना होता है, और हम जानते हैं कि इसके ऊपर चार्ज जिस प्रकार से ऑक्सीजन अटैच हो पाते थे, ऐसे ही हीमोग्लोबिन जो है जब किसके साथ बाइंड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कार्बो एमिनो कंपाउंड कहेंगे, है ना, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ही कार्बो एमिनो कंपाउंड कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी प्रोटीन होता है वो किसका बना होता है, एमिनो एसिड का बना होता है। एमिनो एसिड क्या होते हैं, यानी एक तरफ NH2 ग्रुप होता है, दूसरी तरफ एसिड ग्रुप होता है। ये एसिड हो गया और ये एमिनो ग्रुप हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड की कई पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, कार्बो एमिनो कंपाउंड के रूप में जो मैंने आपको बताया दूसरा प्रकार कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बो एमिनो कंपाउंड के रूप में 23% जो है इधर से इधर तक आती है। तो ये कार्बो एमिनो कंपाउंड कैसे बनेगा, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्बो एमिनो कंपाउंड क्यों बनेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन कंपाउंड है। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड के बने होते हैं। तो क्या होगा कि ये जो एमिनो ग्रुप आप देख रहे हो, इस एमिनो ग्रुप पे आकर के कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अटैच होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिनो ग्रुप से अटैच होती है, इसलिए इसको कार्बो एमिनो कंपाउंड कहते हैं। तो ये कंडीशन कैसी होगी, यहाँ पे ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम कह रहे हैं इस प्रकार से इसके अंदर एंटर होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ अटैच होगी, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, ठीक है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी तो क्या बनाएगा, HbCO2 माइनस प्लस H प्लस। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या कह सकते, सॉरी ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। ये क्या है, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन आप देख रहे हैं, या इसको कार्बो एमिनो कंपाउंड भी कहते हैं, ये इस रूप में यहाँ पे इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करेगा और यहाँ आकर के CO2 को किस पे भेज देगा, लंग्स की सरफेस पर भेज देगा। तो ये हमारा कौन सा रूट है, दूसरा रूट। पहला रूट आपको बता ही दिया, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। दूसरा रूप हमने बताया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ पे जो मौजूद थी, ये आरबीसी के अंदर प्रवेश करेगी, और आरबीसी में प्रवेश करके इसके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि ये आरबीसी के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जब ये जुड़ जाएगी तो क्या बनाएगी, HbCO2 यानी कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। और कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन जो क्या होगा, इस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आएगा यहाँ तक, और यहाँ पे ला करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। तो ये कंडीशन कौन सी है, सेकंड वाली। कार्बो एमिनो कंपाउंड के रूप में कितना परसेंट होता है, 23% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है। अब हमारा तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो है, तीसरा रूट जो हमारा है, जो हम बात कर रहे हैं,
किस रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से ट्रांसफर होती है। और बाइकार्बोनेट मैंने बताया, बाइकार्बोनेट के रूप में कम से कम 70% यानी मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट फॉर्म के रूप में होता है। और ये कैसे होगा? जहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था कि प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जब जुड़ी थी तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं था, ये कार्बोनिक एसिड बना जब, तो ये रिएक्शन कैसी होती है? स्लो। कैसी रिएक्शन है ये? स्लो रिएक्शन है। लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस आरबीसी के अंदर प्रवेश करती है तो आरबीसी के अंदर प्रवेश करने पर क्या होगा? इसको कौन मिलेगा? यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम पाया जाता है जो आरबीसी की विशेषता है। जो ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करेगा? ये जो स्पीड है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस प्रकार से ये जो रिएक्शन देख रहे हैं आप, ये काफ़ी स्लो है, लेकिन इसको 150 टाइम्स रैपिड कर देता है, तेज कर देता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इस रिएक्शन को तेज करने के कारण क्या होता है कि इस प्रकार से कुछ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, क्या होगा? किसके साथ जुड़ेगी ये? सबसे पहले H2O के साथ जुड़ेगी और ये फास्ट प्रोसेस होगा। कौन सा एंजाइम पाया जाएगा इसमें? एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है ना? पूरा नाम लिख देता हूं इसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो आरबीसी में पाया जाता है, जो 150 गुना इस रिएक्शन को क्या कर देता है? तेज कर देता है। अब जब ये इससे जुड़ेगा तो क्या बनेगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, जैसा कि यहां पे बना था। अब क्या होगा? ये कार्बोनिक एसिड जो है इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा दोबारा से क्या होगा? H2CO3 स्टेबल नहीं रह पाता और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में इस प्रकार से कार्बोनेट आयन और H आयन में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि देखिए ये जो आप आरबीसी की मेम्ब्रेन देख रहे हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर क्या होता है कि इस प्रकार से यहां पे अपन ये बना देते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, देखिए आपको बता दें कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं, यहाँ मेरा नेगेटिव आयंस कौन सा है? कार्बोनेट आयन। नेगेटिव आयंस के प्रति क्या होती है? परमिएबल होती है, यानी कि ये अंदर बाहर जा सकते हैं और इनके अंदर बाहर जाने से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, या इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है वो प्रभावित नहीं होता। तो इसलिए ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये अंदर बाहर जा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं अभी देख रहे हैं हम। आरबीसी की मेम्ब्रेन परमिएबल क्यों है? क्योंकि इस पे क्या पाए जा रहे हैं? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज प्रोटीन पाए जा रहे हैं। ये क्या चीज़ है? इसको हम नाम दे देते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज प्रोटीन। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो प्रोटीन इसकी मेम्ब्रेन पर पाए जा रहे हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, ये काम करते हैं कार्बोनेट को, और जो भी हम देख रहे हैं क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन को क्या करने का काम करते हैं? एक्सचेंज करने का काम करते हैं। हम अंदर भी भेज सकते हैं, बाहर भी भेज सकते हैं। तो ये किस तरह का होगा? कुछ जैसे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये HCO3 बाहर आ सकता है कार्बोनेट आयन, और जबकि क्लोराइड आयन कहाँ जा सकते हैं? अंदर जा सकते हैं। अब क्या होगा? इतना हमें समझ में आया। ये तो दूसरा रूट था, ये तो हमें पता ही है। और तीसरा रूट जो चल रहा है
बाइकार्बोनेट की फॉर्म में किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होगी। तो अब देख रहे हैं हम कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इतना काम किया, कार्बोनेट आयन को बना दिया और H आयन रिलीज हो गए। अब क्या होता है कि जो बाहर आपको ब्लड प्लाज्मा दिखाई दे रहा है, इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड या साल्ट पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये किस रूप में रहते हैं, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन के रूप में विभक्त हो जाता है ये सोडियम क्लोराइड। तो और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आरबीसी के अंदर की तरफ क्या होता है, इसकी मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाएंगे, पोटेशियम आयन, और बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं, सोडियम आयन। अंदर की तरफ पोटेशियम आयन, बाहर की तरफ सोडियम आयन। चलिए, ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप आरबीसी की, इतना काम हो गया। अब क्या होगा कि मैंने अभी बताया आपको कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। तो इसके लिए परमिएबल है तो होगा क्या कि HCO3 माइनस जो हमारा कार्बोनेट आयन है, ये क्या होगा, बाहर आएगा, इसके द्वारा एक्सचेंज प्रोटीन के द्वारा ये बाहर आएगा। बाहर कहाँ आएगा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर आएगा। और जब ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये आएगा, ये HCO3 ऐसे इसके द्वारा ये बाहर आ गया HCO3। ये HCO3 किससे अटैच होगा, हमारे पास यहाँ पे क्या फ्री है, सोडियम आयन। सोडियम आयन के साथ जब ये HCO3 फ्री हो जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, NaHCO3। और ये जो NaHCO3 है, इसको क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट, यानी कि हमारी जो है सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में इस प्रकार से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाएगी। और ये किस पे डिपेंड करता है, अभी मैं बताऊंगा कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करता है, जिसको हम हैल्डेन इफेक्ट भी कहते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन थर्ड स्टेप चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। ये आपने देखा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ने इसको क्या किया, कार्बोनिक एसिड में बदला कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको क्या कर देता है, कार्बोनेट आयन और H आयन में डिवाइड कर देता है। अब क्या होता है कि ये कार्बोनेट आयन इस एक्सचेंज प्रोटीन के द्वारा बाहर आ जाएंगे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। और जो अब यहाँ पे क्या बच गया, एक चीज और है, मैंने कहा कि नेगेटिव आयंस अंदर बाहर जा सकते हैं। तो एक नेगेटिव आयन यानी कि जो अंदर बना था, ये तो आरबीसी से बाहर आ गया। अब जो बाहर है सोडियम क्लोराइड, ये क्या करेगा, जब ये बाहर आएगा, जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो कम हो जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो जाता है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए या इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बाहर से नेगेटिव आयंस का अंदर जाना जरूरी है। क्योंकि अंदर के नेगेटिव आयन जब बाहर आ गए तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो गया। इसलिए बाहर वाले नेगेटिव आयंस का भी अंदर जाना जरूरी है। उससे क्या होता है, साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है, तो उसका होना बेहद जरूरी है। तो ये HCO3 बाहर आया, ये हमने समझा। अब बाहर क्या था, क्लोराइड आयन है, ये जो दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्लोराइड आयन जो है ये कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे। ये जो देख रहे हैं आप क्लोराइड जो ये देख रहे हैं परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सचेंज प्रोटीन, तो ये क्लोराइड कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। ये अंदर आ गया क्लोराइड आयन। और जब क्लोराइड आयन अंदर आ जाते हैं तो ये इसके साथ पोटेशियम आयन के साथ जुड़ करके क्या बना देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, KCl। ठीक है ना। तो
हम कह सकते हैं क्या, कि क्लोराइड शिफ्ट, ये जो आप देख रहे हैं कि क्लोराइड किस प्रकार से ब्लड प्लाज्मा से कहाँ गया, आरबीसी के अंदर एंटर हो गया। इसकी स्टडी एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम था हैम्बर्गर। हैम्बर्गर ने इस रिएक्शन को दिया, तो हैम्बर्गर के नाम पे इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हैम्बर्गर रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा हम इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट क्या है, शिफ्ट ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी के जो देख रहे हैं आप, आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयनों का जाना, ये कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट, जिसकी हैम्बर्गर वैज्ञानिक ने क्या की थी, विस्तार से व्याख्या की थी। तो यहां हमने देखा कि कार्बोनेट आयन बाहर आए, और कार्बोनेट आयन बाहर आए तो कौन अंदर गया, क्लोराइड आयन बाहर से अंदर गए। और ये रिएक्शंस आप देख पा रहे हैं, जिससे हमें कंप्लीटली समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है प्रोसेस। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बनने वाला कार्बोनेट आयन जब ब्लड प्लाज्मा में आता है तो यहाँ पे इसको फ्री सोडियम आयन मिलते हैं। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है और किस रूप में बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, अल्टीमेटम हमारा रिजल्ट ये था कि हमें बाइकार्बोनेट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई है बाइकार्बोनेट फॉर्म में, और 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इसी रूप में होता है। और ये यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगी, टूट जाएगा, ये इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी। और लंग्स में आने के बाद ये वापस लंग्स में से जैसे जाती है अपने रूट से होते हुए नेसल पैसेज के द्वारा, हमारे नाक के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो आज आपने देखा कि 3 रूट जो हैं हमने डिस्कस किए। आज का जो ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें आपने फर्स्ट रूट देखा, डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड 7%। इस प्रकार से ये स्लो रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो ये कार्बोनिक एसिड के रूप में इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाएगी और इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बची कितनी, फिर बाद में 23% का किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड रिएक्शन में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के जुड़ने से बनता है, जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ जब जुड़ेगी तो क्या कहलाएगी, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये एमिनो ग्रुप से जुड़ती है, इसलिए प्रोटीन के या एमिनो एसिड के कौन से सिरे से जुड़ती है, ये एमिनो ग्रुप से जुड़ती है, इसलिए कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन या कार्बो एमिनो कंपाउंड भी हम इसको कह सकते हैं। इस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाएगी। 23% परिवहन ऐसे होता है। फिर हमारा लास्ट वाला जो 70% परिवहन किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जो फास्ट 150 गुना स्पीड को कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर से जुड़ने की जो क्षमता होती है। कार्बोनिक एसिड बनता है और कार्बोनिक एसिड वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में डिसोसिएट होकर के कार्बोनेट आयन बनाता है HCO3, जो इसके द्वारा जो ये चैनल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज प्रोटीन जो ये चैनल्स दिखाई दे रहे हैं, इसके द्वारा ये क्या हो जाते हैं, कार्बोनेट आयन बाहर आ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव आयन के प्रति ये क्या होती है, परमिएबल होती है। जब ये बाहर आ जाते हैं तो बाहर आने से क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो जाता है, इसलिए बाहर से नेगेटिव आयन का अंदर जाना बैलेंस करने के लिए जरूरी है। इसलिए बाहर ये जो क्लोराइड आयन है ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और क्लोराइड आयनों का आरबीसी के अंदर शिफ्ट होना क्या कहलाता है, क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। और यहाँ आके क्लोराइड पोटेशियम के साथ क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और बाहर जो सोडियम फ्री है, ये सोडियम इस कार्बोनेट आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है और न्यूट्रलाइज करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ये हमारा प्रोडक्ट है, और इस रूप में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे आकर के डिसोसिएट हो जाती है। चलिए, ये आपने देखा। इसमें अब एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं जो आपको, क्या हाल्डेन इफेक्ट क्या है। ये इसी से रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या HbO2, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ बनता है। तो यहां क्या होता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसकी तरह काम करता है, वर्क एज एसिड फॉर्म में ये काम करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बोनिक ये जो हमारे जो प्रोडक्ट बने हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट
और कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन, ये जो प्रोडक्ट हैं जब ये यहाँ तक जा रहे हैं, सपोज करो कि यहाँ पे आ गई HbCO2 आ गया और दूसरा कौन सा था हमारा प्रोडक्ट NaHCO3 आ गया, ये दोनों यहाँ पर आ गए, लंग्स की मेम्ब्रेन तक पहुँचने वाले हैं, तब क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक एसिड की भांति कार्य करते हुए इन दोनों को डिसोसिएट करने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनसे क्या करवाता है, मुक्त करवाने का कार्य करता है। ये जो इफेक्ट होता है इसको कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट, क्योंकि हाल्डेन नामक वैज्ञानिक ने इसको डेस्क्राइब किया था। तो यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रोल हमने देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए जरूरी है। इस प्रकार से आज का जो हमने ये जो पूरा समझा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रुधिर में वापस से ब्लड कैपिलरीज के अंदर आने के बाद किस किस रूप में यहाँ पे फेफड़ों की सरफेस पर पहुँचती है और एल्वोलाई में एंटर करती है डिफ्यूजन मेथड से, जैसा हमने बताया, और एल्वोलाई में आने के बाद ये लंग्स के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों ज़रूरी है, ऑक्सीजन तो अंदर गई थी, उसने ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर बनी है टिश्यू में, इसका शरीर से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। अगर कोई पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलनी चाहिए, श्वसन की क्रिया में क्या ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना ज़रूरी है, ऑक्सीजन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो CO2 बनी है इसका बाहर बॉडी से निकलना क्यों ज़रूरी है, अगर ये नहीं निकलेगी तो क्या होगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे अधिक बनती जाएगी तो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इसकी एक निश्चित मात्रा होती है हमारे शरीर में, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए या होम्योस्टेसिस कंडीशन कह सकते हैं, बैलेंस करने के लिए शरीर की जो भी क्रियाएँ होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अंदर बढ़ती जाएगी और ये बाहर ना निकले, अगर बाहर नहीं निकलेगी तो अंदर क्या होती जाएगी, टिश्यू पे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, और इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होगा कि ये एक एसिड के रूप में कार्य करेगी, और जब एसिड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कार्य करेगी तो क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, कंसंट्रेशन एसिड की ज़्यादा हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी का जो फ्लूइड है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होगा ज़्यादा होने से होम्योस्टेसिस कंडीशन, जो बॉडी की बैलेंस कंडीशन है इक्विलिब्रियम, वो खत्म हो जाएगी, और वो खत्म होने से प्राणी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से होम्योस्टेसिस कंडीशन को बनाए रखने के लिए बॉडी से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। और ये बॉडी से किस रूप में, आज हमने देखा कि 3 रूप से बॉडी से बाहर निकली। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। थैंक यू।